गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि वायु दाब पेटियों के बारे में देखे थे कि उनके विशेषताओं के बारे में देखे थे और जो उसको प्रभावित करने वाले कारक थे उसके बारे में भी हम लोग देखे थे। ठीक है, आज उसी का जो अगला चरण है पवन का संचरण, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि पवन का जो संचरण है या वायु का प्रवाह है किस नियम के द्वारा प्रभावित होता है या किसके नियम के अनुसार चलता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ देखेंगे कि जो पूरे भूमंडल पे कितने प्रकार की हवाएं पाई जाती हैं या पवन पाई जाती हैं उसके बारे में भी एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वायु का संचरण होता है किस नियम से प्रभावित होता है। तो जो वायु का संचरण होता है या वायु का प्रवाह होता है वो वायु दाब प्रवणता के द्वारा ज़्यादातर निर्धारित होता है। इसकी गति और वेग दोनों ही वायु दाब प्रवणता के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, वायु दाब प्रवणता। ठीक है, पहला है वायु दाब प्रवणता। ये वायु दाब प्रवणता होता क्या है, तो दो समदाब रेखाओं के बीच, ठीक है, जो दो समदाब रेखाओं के बीच जितना ज़्यादा डिफरेंट होगा या दोनों के बीच जितना अंतर ज़्यादा होगा वो वायु दाब की प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, जैसे मानिए कि कोई ये वायु दाब प्रवणता लगभग 1000 है यहाँ पे। ठीक है, और अगला हो गया MB में, MB है, और यहाँ हो गया 1050 हो गया। ठीक है, और तीसरा जो वायु दाब प्रवणता यहाँ पर हुआ लगभग 2000 हो गया, 2000 MB। तो इसको 50-50 का डिफरेंट आ रहा है तो इसको वायु दाब प्रवणता 50 होगा। लेकिन इसी के द्वारा, इस वायु दाब प्रवणता के द्वारा ही इसका दिशा भी निर्धारित होता है और वेग भी निर्धारित होता है। ये वायु दाब प्रवणता जितना ज़्यादा रहेगा उतना इसका जो वायु का चाल होगा या पवन का चाल होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, और दिशा होता है, दिशा इस संदर्भ में होता है कि जो समदाब रेखा होता है इसके ठीक लंबवत पवन का प्रवाह होता है। ठीक है, ये इसके दिशा के ठीक लंबवत पवन का प्रवाह होता है जिस दिशा में, ठीक है, समदाब रेखाएं होती हैं इसके ठीक लंबवत पवन का प्रवाह होता है। ठीक है, और दूसरा नियम है जो कोई भी पवन है या हवा है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हाई प्रेशर से या उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ संचालन इसका होता है। ठीक है, ये पूरा भूमंडल पर कहीं भी इस टाइप से ही इसी नियम का भी फॉलो करती है। ठीक है, तीसरा जो नियम है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे कई तरह के ऊंचावच पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान या छोटे छोटे भी कई ऊंचावच जैसे पाए जाते हैं। ये हवाओं के चलने में मार्ग में अवरुद्ध करते हैं। ठीक है, ये घर्षण का कार्य करते हैं, इसलिए वो जो वायु का वेग होता है काफ़ी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो इसको जैसे हवा इस दिशा में चल रहा है तो जो घर्षण बल है इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो इसका मार्ग अवरुद्ध करेगा और कभी कभी इसका दिशा भी परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये घर्षण बल का यही कार्य है कि उसका मार्ग को अवरोध करता है। ये घर्षण बल होता है कि धरातल से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, धरातल से जिस ढंग से ऊपर जाएंगे इसका प्रभाव कम होते जाता है। प्रभाव कम होने के कारण से यहाँ पे ज़्यादा रुकावट का कार्य करते हैं, जबकि यहाँ पे लगभग नगण्य हो जाता है। नगण्य हो जाता है तो हवाएं अपने ही अनुसार चलने लगती हैं। ठीक है, जो अगला नियम है विक्षेपी बल। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है, लो प्रेशर की तरफ चलती हैं जिस समय, तो लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर के चलने के साथ साथ एक और भी कारक होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक बार घूमती है। ठीक है, लेकिन ये घूर्णन के कारण से कुछ इसका भाग जो विषुवत रेखा वाला जो भाग होता है काफ़ी तीव्र गति से घूमता है, जबकि पोल वाला भाग या ध्रुव वाला भाग धीमे गति से, अपेक्षाकृत धीमे गति से घूमता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर के कारण से भी ये हवाओं के मार्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और विक्षेपित हो जाता है अपने। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में ये विक्षेपी बल के कारण है। विक्षेपी बल के कारण या पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण है हवा जब उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिने तरफ विचलित हो जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिने की तरफ विचलित हो जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाएं की तरफ विचलित होती हैं। ठीक है, कोई भी हवा जैसे यहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है तो बाएं साइड में वो विक्षेपित हो जाएगी। इसी को विक्षेपी बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस विक्षेपित बल को
इस विक्षेपित बल को कोरियोलिस नामक के एक विद्वान थे, उन्होंने खोज किया था या सबसे पहले इसको पहचान किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको कोरियोलिस वर्ग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो कोरियोलिस बल द्वारा भी ये हवा में विक्षेपित होता है, इसको द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, इसी विक्षेपित बल को या कोरियोलिस बल को आधार मान के दो अन्य विद्वान थे, एक फेरल महोदय थे और दूसरा वाइस वेलेट महोदय थे। ठीक है, ये दोनों ने भी अपना अपना नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये जो नियम थे वास्तव में नियम तो यही थे, लेकिन केवल उनका सेंटेंस बदल करके अलग ढंग से केवल बात कहा था। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। जो फेरल महोदय थे, फेरल महोदय का कहना यह था, ठीक है, फेरल महोदय का कहना यह था कि उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चलती हैं तो अपने मार्ग से दाहिने की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। ठीक है, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाएं की तरफ विचलित हो जाती हैं। ठीक है, ये फेरल के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी को वाइस वेलेट महोदय ने कहा था। सेम सिद्धांत सेम था, लेकिन केवल कहने का तरीका अलग था। इनका कहना यह था कि जब उत्तरी गोलार्ध में कोई हवा जब चलती है तो दाहिने की तरफ लो प्रेशर हो जाता है, जबकि बाएं की तरफ हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर हो जाता है। तो अब हाई प्रेशर हो जाने के कारण क्या होता है कि हवा धीरे धीरे हाई प्रेशर के लो प्रेशर की तरफ चलने लगते हैं, अर्थात ये इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो बात लगभग सेम ही हुआ, केवल कहने का तरीका बदल गया है। ठीक है, तो इसी नियम को वाइस वेलेट नियम के से जानते हैं कि जो हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध में अपने बाएं की तरफ लो प्रेशर होता है, जबकि दाहिने की तरफ हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा वायु के संचरण को प्रभावित करने वाले नियम। अब देखते हैं कि वायु का जो पूरा भूमंडल पर कितने प्रकार की पवनें पाई जाती हैं और उनकी विशेषता क्या क्या होती है। ठीक है, तो पूरे यदि भूमंडल पर दृष्टिपात किया जाए तो 3 तरह की पवनें पाई जाती हैं। ठीक है, समय के अनुसार उसको डिवीजन किया गया है, तो 3 तरह की पवनें पाई जाती हैं। जो पहला पवन है सनातनी पवन कहा जाता है या सन्मार्गी पवन नाम से जानते हैं, और दूसरा पवन होता है सामयिक पवन के नाम से भी जानते हैं, सामयिक का सीजनल के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है स्थानीय पवन या लोकल विंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है सनातनी पवन या सन्मार्गी पवन। ठीक है, इसको कई नामों से भी जानते हैं। पहले सनातनी पवन इसको कहते हैं या सन्मार्गी पवन कहते हैं या प्रचलित पवनें भी कहते हैं या अस्थायी पवनें भी कहते हैं इसको। ठीक है, अस्थायी पवन इसलिए भी कहते हैं कि ये पवन लगभग वर्ष भर एक ही दिशा में चलते हैं और अस्थायी होते हैं, पूरे भूमंडल पर इन सबों का प्रभाव रहता है। ठीक है, तो ये अस्थायी पवन के नाम से भी जाना जाता है। अब इन पवनों को भी कई भाग में डिवीजन किया गया है। ठीक है, एक अयनवर्ती के रूप में किया गया है। ठीक है, सनातनी पवनों को एक अयनवर्ती के रूप में किया गया है, दूसरा पछुआ पवन या अश्व अक्षांश के रूप में किया गया है, और तीसरा ध्रुवी पवन के भी नाम से जानते हैं, ध्रुवी पवन के रूप में किया गया है। तो ये 3 पवन है जो सनातनी पवन है, 3 कैटेगरी में इसको डिवीजन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखते हैं कि अयनवर्ती पवन होता है क्या है। अयनवर्ती पवन को भी 2 भाग में डिवीजन किया गया है, एक विषुवतरेखी है और दूसरा व्यापारिक पवन है। जो अयनवर्ती पवन है लगभग इसका विस्तार 30 डिग्री से उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होता है। ठीक है, इस क्षेत्र को पूरे क्षेत्र को ही अयनवर्ती क्षेत्र या अयनवर्ती कटबंध कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो हवाएं पाई जाती हैं 2 इसको कैटेगरी में डिवीजन किया गया है। जो पहला पवन है विषुवतरेखी पछुआ पवन कहते हैं इसको। ठीक है, विषुवतरेखी पछुआ पवन, इसका विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक होता है। ठीक है, और ये काफ़ी शांत क्षेत्र होता है, इसमें हवाएं बहुत कम चलती हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर केवल ऊर्ध्वाधर नहीं संचलन होता है, जबकि क्षैतिज संचलन बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इस पेटी को डोलड्रम के नाम से जानते हैं, डोलड्रम। ठीक है, ये डोलड्रम बेल्ट होता है, बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, और ये पूरी तरह से एक बेल्ट में नहीं मिलता है, बल्कि ये कई खंडों में मिलता है, लगभग 3 खंडों में मिलता है। ठीक है, डोलड्रम की जो पेटी होती है 3 खंडों में मिलता है। एक जो पेटी होती है अफ्रीका के पूर्वी भाग से लेकर लगभग प्रशांत महासागर तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, वाले का विस्तार, और जो दूसरी पेटी है उसका अफ्रीका के पूर्वी तट पे ही थोड़ा सा है, पूर्वी नहीं पश्चिमी तट पे। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे भी है,
जो अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में थोड़ा सा है, ठीक है। और जो तीसरा है जो प्रशांत, जो अमेरिका है, मध्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, उसके जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में ये पाया जाता है तीसरा वाला, ठीक है। ये 3 बेल्ट के रूप में ये डोलडम की पेटी पाई जाती है, ठीक है। ये डोलडम इसी पेटी को, ठीक है, जो विषुवत-रेखीय पछुआ पवन है, डोलडम की पेटी को ही फ्लान महोदय एक विद्वान थे, फ्लान, ठीक है, इन्होंने ही विषुवत-रेखीय पछुआ पवन के नाम से इसको जानते हैं। ये क्योंकि पवन ये पूरब से पश्चिम दिशा में धीरे धीरे इनका संचलन होता रहता है, ठीक है, तो इसके लिए इसको विषुवत-रेखीय पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। अगला है व्यापारिक पवन, ठीक है। व्यापारिक पवन इसको इंग्लिश में ट्रेड विंड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ट्रेड विंड भी कहते हैं इसको, ट्रेड विंड, ठीक है। ये ट्रेड विंड का विस्तार 5 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री के बीच में होता है। सामान्यतः 5 डिग्री से 30 डिग्री बीच में होता है। ये कम या अधिक होता रहता है। कभी कभी ये वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, जो विषुवत-रेखीय पछुआ पवन है, तो ये इसका विस्तार भी 5 डिग्री दिया गया है, लेकिन इसका विस्तार भी कभी कभी 20 डिग्री तक या 20 से भी ऊपर लगभग 28 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक लगभग इसका विस्तार भी चला जाता है, ठीक है। और ये जहाँ पे व्यापारिक पवन से मिलता है तो वहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के भी नाम से जानते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अर्थात अंतरा उष्णकटिबंधीय, ठीक है, अटकन जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 2 होता है, जो उत्तर वाला भाग होता है तो ये साउथ नॉर्थ करके होता है, उत्तरी अंतरा कटिबंधीय अभिसरण जोन होता है, और जो दक्षिणी वाला भाग होता है ये भी कभी कभी 20 से 30 डिग्री तक चला आता है, तो इसको भी बोलते हैं साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अगला हम लोग देख रहे थे ट्रेड विंड के बारे में, तो ट्रेड विंड का विस्तार 5 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है, लेकिन कभी कभी इसका ऊपर या नीचे भी, माने उसके नॉर्थ या पीछे भी जाता रहता है। ये मौसम के अनुसार ये परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। जो इसका जो हवाओं का संचलन होता है उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी तक होता है, ठीक है। ये वास्तव में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से हवाएं जो चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब, विषुवत-रेखीय निम्न दाब की तरफ हवा चलती है, ठीक है। ये सीधे चलती है, लेकिन जो कोरियलिस फोर्स के कारण विक्षेपित होकर धीरे से ये अपने इधर मुड़ जाती हैं, बाएं की तरफ मुड़ जाती हैं, बाएं तरफ मुड़ के, और इसका जो मार्ग होता है दक्षिणी उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी हो जाता है, ठीक है। चूँकि इस भाग में जो भी महाद्वीप पड़ता है, तो इसके जो पूर्वी भाग वाला महाद्वीप पड़ता है, तो यहाँ से जलीय भाग है, ये सागरी भाग से जल के लेकर के और उसके महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा कर देती हैं, जबकि इसके जो पश्चिमी भाग होते हैं, महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग होता है, ये काफ़ी शुष्क रह जाता है, ठीक है। तो शुष्क रह जाते हैं, तो इस क्षेत्र में काफ़ी वो वर्षा का नहीं हो पाता है यहाँ पर। और इस बेल्ट में लगभग दोनों तरफ अंतर पड़ता है। इस बेल्ट में यहाँ पे जो भाग होता है काफ़ी शुष्क होता है, ठीक है। जो ऊपर व्यापारिक जो पवन है, इसके जो उत्तर वाला भाग होता है उस काफ़ी शुष्क होता है, क्योंकि वहाँ से जो हवाएं होती हैं उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब के केंद्र से आती हैं, तो वहाँ शुष्क हवाएं होती हैं, और ये हवाएं का अवतलन यहाँ पे हुआ रहता है। जो हवाएं विषुवत रेखा से ऊपर जाके और यहाँ पे अवतलित होती हैं या गिरती हैं, इसके कारण यहाँ पे प्रति चक्रवाती दशा पाई जाती है, जो कि काफ़ी शुष्क होता है। वहाँ पे वर्षा नहीं होता है, तो जो उत्तर वाला भाग होता है, ये वाला भाग पूरा बेल्ट होता है तो काफ़ी शुष्क होता है, जबकि इसका दक्षिण वाला भाग होता है काफ़ी आर्द्र होता है, ठीक है। तो इस कारण से भी जो महाद्वीप के जो पूर्वी भाग होता है काफ़ी वर्षा उसमें होता है, जबकि जो पश्चिमी भाग होता है महाद्वीप के पश्चिमी वाला भाग शुष्क रह जाता है, ठीक है। ये रहा व्यापारिक पवन, ठीक है। और इसमें भी अश्व अक्षांश भी मिलता है। सॉरी, जो अगला है अश्व अक्षांश और पछुआ पवन। जो अगला जो ये है
इसमें इसका विस्तार होता है, ये 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब होता है तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, जब इस दिशा में हवा चलती है तो विक्षेपी बल के कारण धीरे से अपने दाहिने ये मुड़ जाते हैं। जब दाहिने मुड़ जाते हैं तो इसका जो दिशा होता है दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी तरफ हो जाता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी हो जाता है, दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी के तरफ हो जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी प्रचंड हवा होती है क्योंकि लगभग ये ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाती है और ठंडा भी होती है, इस वजह से ये काफ़ी प्रचंड होती है। ठीक है, इसमें जो बीच में अक्षांश 40 डिग्री अक्षांश पर जो हवाएं होती हैं उसको गरजता चालीसा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, गरजता चालीसा के नाम से जानते हैं। जो 50 डिग्री पर ये हवाएं होती है, पछुआ हवाएं होती है, उसको भयंकर पचासा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो इसके भी ऊपर होती हैं 60 डिग्री पे जो भी 60 डिग्री अक्षांश पे जो हवाएं होती है उसको चिकती साठा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नाम से भी अलग अलग नामों से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इस टाइप की जो हवाएं हैं या इस नाम से जो पवन है वो कहाँ पे किस डिग्री पे अक्षांश पर पाई जाती है। ठीक है, या किस प्रकार की पवनें होती हैं। ठीक है, और बीच में जो अक्षांश होता है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री इसी के बीच में उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। यहाँ से जो हवाएं आती है यहाँ पर अवतलन होता है, यहाँ पे अवतलन होने के कारण यहाँ पे प्रतिचक्रवात का दशा बन जाता है। ठीक है, प्रतिचक्रवाती दशा बन जाता है। प्रतिचक्रवाती चक्रवात के बारे में आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी केवल बस इतना ही जान लेते हैं कि इसकी वजह से प्रतिचक्रवात का भी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये रहा पछुआ पवन जो जा करके यहाँ पे उपध्रुवीय क्षेत्र में निम्न दाब की तरफ चलती है। ठीक है, अब ये ठीक है, इसमें चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये पछुआ पवन जो ध्रुवीय हवाओं से मिलती है तो यहाँ पे वाताग्र का निर्माण करती है। वाताग्र का निर्माण करती है जो धीरे धीरे चक्रवाती दशा में या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय जब चक्रवात देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन दोनों को अभिसरण से चक्रवाती दशा के शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके भी जो मार्ग में ये यहाँ जो महाद्वीप पाए जाते हैं तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा करते हैं, जबकि इसका पूर्वी भाग महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग होता है काफ़ी शुष्क हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा पछुआ पवन। अब देखते हैं कि जो अगला है ध्रुवीय पवन। ठीक है, नेक्स्ट है ध्रुवीय पवन। ये ध्रुवीय पवन इसका विस्तार जो पोल से या दोनों ध्रुवों से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों से भी उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय भाग यहाँ से हवाएं नीचे की तरफ इधर चलने लगती हैं। ठीक है, तो ये भी भाग उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं, लेकिन जो ट्रॉपिक विंड के वजह से या कोरियोलिस बल के वजह से ये दाहिने मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसका भी जो दिशा होता है वो उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। ठीक है, इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम तक हो जाता है। ये लगभग 65 डिग्री तक ये आती है। इसका भी समय के अनुसार भी विस्तार हो जाता है, या घटते या बढ़ते रहता है। जैसे उत्तरायण होता है तो उत्तरायण के समय धीरे धीरे और ये उत्तर की तरफ चली जाती हैं, जबकि दक्षिणायन के समय और धीरे धीरे नीचे की तरफ इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा तर हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी हवाएं ठंडी होती हैं, लगभग वर्ष तापमान काफ़ी कम रहता है। तो यहाँ पे वर्षा होता है, वो वर्षा लगभग हिमकणों के रूप में ही होता है। ठीक है, या हिमपात ही काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इस शीतकाल में जैसे कि अभी हम लोग बताए कि शीतकाल में जब सूर्य उत्तर दक्षिणायन होता है तो इसका विस्तार हो जाता है। ठीक है, जबकि उत्तरायण होते हैं तो काफ़ी इधर के कम हो जाते हैं, जबकि दक्षिणी भाग का विस्तार हो जाता है। ठीक है, ये जो जितने भी हम लोग सनातनी हवाएं के बारे में पढ़े हैं ये दोनों क्षेत्र में सेम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्यापारिक पवन है 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच है, ऐसे ही यहाँ पे भी
दक्षिणी गोलार्ध में भी 5 से 30 डिग्री के बीच में होता है, जबकि जो पछुआ पवन होता है 35 से 60 के बीच में होता है। तो इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 35 से 60 के बीच में होता है। ठीक है, ये जितने भी सनातनी पवन हैं इसका जो संचलन होता है जो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा अच्छे ढंग से हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर समान रूप से, या तो वो ज़्यादातर सागर ही है, उसमें ज़्यादा विक्षेप नहीं हो पाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों का भाग या महाद्वीपों का और महासागर ज़्यादा है, दोनों मिलके हैं। तो इस वजह से वहाँ पे पूरी तरह से अच्छे ढंग से बेल्ट के रूप में नहीं पाया जाता है, जबकि ये बीच में विभंग भी होता रहता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केवल सागरी भाग है, इस वजह से वहाँ पे पूरी विस्तृत रूप में या एक समदाब रेखाओं के ही रूप में ये चलती है। ठीक है, वहाँ पे जो समदाब रेखाएं हैं वो बिल्कुल अक्षांश के समानांतर होता है। ठीक है, अब अगला है जो दूसरा टाइप का जो पवनें होती हैं, सामयिक पवन होती हैं। सामयिक पवन है सीजनल पवन इसको बोलते हैं, ये मौसम के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे जो क्लास होगा उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सनातनी पवन है, स्थानीय पवन है, लोकल विंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में भी हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जो स्थानीय पवन हैं, कुछ ठंडी पवन हैं, कुछ गर्म पवन हैं। तो इसको काफ़ी विस्तृत रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि वहाँ पे कभी दे देगा कि एक तरफ देश का नाम देगा और दूसरी तरफ जो स्थानीय हवा है उसके नाम दे देगा, मिलाने के लिए पूछ देता, या फिर सिंगल रूप से में अलग रूप से ही पूछ सकता है कि ये हवा किस देश में पाई जाती है। ठीक है, इस ढंग से पूछा जा सकता है, या कभी कभी उनके विशेषताओं के बारे में पूछ जाता है कि निम्न में से कौन ठंडी हवा है या कौन सी गर्म हवा है। और कभी कभी इसके दिशा के बारे में पूछते हैं कि किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट जो पवन है जैसे चिनुक हुआ, हरम टर्न हुआ, तो इसके बारे में विशेषता के भी बारे में पूछते हैं कि इसके द्वारा कौन क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक अलग से क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और इसके बाद से इसके बारे में ये डिटेल देखेंगे अगले क्लास में। यहाँ से यदि कोई कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फिर अगला क्लास लेते हैं तो उसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट कोई देखें। ठीक है, तब तक धन्यवाद।